ये गर्ल्स लास्ट वीडियो है, हम इसमें पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर को। 10th जो आपका एग्रीगेट है वो प्राइवेट इनकम है। प्राइवेट इनकम को कैसे निकाला जाएगा? प्राइवेट इनकम को जो 9th आपका एग्रीगेट है, निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त साधन आय, यानी कि घरेलू क्षेत्र को जो इनकम मिल रही है उसको आप जो NNPAT-FC था, यानी कि पूरे राष्ट्र की जो आय थी उसमें से गवर्नमेंट का हिस्सा आपने अलग निकाल दिया। गवर्नमेंट का हिस्सा किस रूप में निकाला? 2 एग्रीगेट आपको माइनस करने हैं। विभागीय उद्यमों की जो पहली लाइन है, विभागीय उद्यमों की संपत्ति तथा उद्यमवृत्ति से प्राप्त आय, ये क्या होती है? जैसे रेलवे डिपार्टमेंट है या पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट है, उनको जो भी इनकम मिलती है, पेट्रोलियम जो भी इस तरह टेलीफोन डिपार्टमेंट है, इनको जो इनकम मिलती है उसको माइनस कर दे। माइनस में गैर विभागीय उद्यमों की बचते, जैसे आपका भेल है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ONGC है और ऑयल है, ये जो सरकारी कंपनियां हैं, इनके से जो इनकम होती है वो गैर विभागीय इनकम होती है, क्योंकि वहाँ सरकार एंटरप्रेन्योर की तरह, प्राइवेट उद्यमी की तरह वहाँ पर उत्पादन करती है। तो सरकार के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनसे इनकम और नॉन डिपार्टमेंटल जो PSU से इनकम होती है, उनकी जो बचत होती है, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास प्राइवेट सेक्टर की साधन आय आ जाती है। तो इसमें से जब निजी आय को निकालेंगे तो क्या करेंगे? अब क्या करेंगे, इसमें हम पर्सनल इनकम निकाल रहे हैं तो हम इसमें जो निजी क्षेत्र को, हाउस होल्ड सेक्टर को और प्रोड्यूसर सेक्टर को जो विदेशों से साधन आय प्राप्त हो रही है उसको ऐड करेंगे। प्लस में विदेशों से जो ट्रांसफ़र पेमेंट्स, यानी कि मददें, विदेशों से जो मदद मिल रही है, हस्तांतरण भुगतान होता है, मदद एक तरीके से। तो ये जो एक पक्षीय अंतरण गिफ्ट मिल रहे हैं, मदद मिल रही है, ये ऐड कर देंगे। फिर उसके साथ साथ सरकार से भी जो इन दोनों क्षेत्रों को मदद मिल रही है हस्तांतरण भुगतान के रूप में, उसको ऐड कर देंगे। और प्लस में जो राष्ट्रीय ब्याज पर, राष्ट्रीय ब्याज क्या होता है? सरकार के द्वारा आंतरिक स्रोतों से प्राप्त किया गया ब्याज जो है वो इसमें शामिल होता है। तो सरकार जब हम समग्र आय करती है तो इसको अलग नहीं करते, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या होता है कि वो पैसा निजी हाउस होल्ड सेक्टर के पास जाने के बजाय वो किसके पास चला जाता है? वो सरकार के पास। तो इससे आय के चक्रीय प्रवाह के साइज़ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम पूरे उस चक्रीय प्रवाह को प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में डिवाइड करते हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर से वहाँ पर ब्याज के रूप में पैसा जो है वो निजी क्षेत्र के पास जाता है। तो जब हम खाली निजी क्षेत्र की आय को काउंट कर रहे हैं तो वहाँ पर हम इसको राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज को काउंट करेंगे। तो इस प्रकार से आप निजी आय को निकालते हैं। निजी आय, उसके बाद 11th जो आपका एग्रीगेट है वो है पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम और प्राइवेट इनकम में अंतर होता है। प्राइवेट इनकम के अंदर एक व्यक्ति की इनकम भी शामिल होती है और पूरे उद्योग की जो होती है वो भी शामिल होती है इनकम। जैसे कि हम बात करते हैं, रिलायंस ग्रुप है, रिलायंस एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उसकी जो आय होगी वो भी शामिल होगी। और उसके साथ साथ जो मुकेश अंबानी है, उसको जो एज अ CEO ऑफ रिलायंस ग्रुप है, जो इनकम मिल रही है वो भी शामिल होती है प्राइवेट इनकम में। लेकिन जब हम पर्सनल इनकम की बात करेंगे तो रिलायंस ग्रुप की जो इनकम होगी वो इसमें शामिल नहीं होगी। रिलायंस इनकम में से जो हिस्सा मुकेश अंबानी को एज अ CEO मिलेगा वो शामिल होगा। उसके बाद जो शेयर होल्डर्स होंगे उनको डिविडेंड के रूप में जो पैसा मिलेगा वो इसमें शामिल होगा। कहने का मतलब क्या है कि प्राइवेट इनकम में से जो कॉरपोरेट टैक्स होता है, जो पूरा रिलायंस ग्रुप के ऊपर जो टैक्स लगा हुआ है वो इसमें से माइनस हो जाएगा। और रिलायंस ग्रुप अपने पूरे उसमें से जो सेविंग्स हैं उसको माइनस कर देंगी। जो टोटल रिलायंस ग्रुप की इनकम थी उनमें से 3 हिस्सों में वो बंटता है। एक तो सारी कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट, वो तो आपका सीधी सीधी लाभ, लगान और रेंट उसके अंदर शामिल हो गई। लेकिन उसके अलावा जो कॉरपोरेट की जो इनकम थी, जो बाकी का हिस्सा बच गया लागत निकालने के बाद, साधन लागत निकालने के बाद, उस प्रॉफिट में से क्या किया जाएगा? उसमें से एक रिलायंस ग्रुप के नाम से सेविंग कर ली जाएगी, दूसरा टैक्स दे दिया जाएगा। तो इन दोनों को माइनस कर दिया जाएगा। बाकी का बचा हुआ हिस्सा जो है शेयर होल्डर्स के बीच में
प्रॉफिट के रूप में डिवाइड हो जाता है। तो वो डिवाइड तो इसमें पर्सनल इनकम में शामिल होता है, लेकिन जो कॉरपोरेट टैक्स होता है और कॉरपोरेट सेविंग्स होती है वो इसमें शामिल नहीं होती। तो ये व्यक्तिगत इनकम है। 12th जो आपका एग्रीगेट है वो है व्यक्तिगत परियोजनाएं, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अब मुकेश अंबानी की पर्सनल इनकम आ गई। पर्सनल इनकम में से क्या होगा, सरकार यहाँ पर क्या लगती है, डायरेक्ट टैक्स लगाती है। तो जो यहाँ पर 11th एग्रीगेट में पर्सनल इनकम आई है, 12th में वो किस में चेंज हो जाएगी, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। यानी कि लोगों के द्वारा जो आय अर्जित की गई है, y = C+S होता है ना, y = C+S। लोग या तो उसको कंज्यूम कर लेते हैं या उसको बचत कर लेते हैं। तो ये इनकम क्या होती है, इस इनकम में से, पर्सनल इनकम में से डायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दिया जाता है और सरकार के द्वारा जो फीस, जुर्माने, आपने रेड सिग्नल क्रॉस कर दिया तो वहाँ पर फ़ाइन लग जाते हैं। तो इस तरह के जो फ़ीस, जुर्माने और आपने वाहन लिया है उसकी रजिस्ट्रेशन करवाई है, तो इस तरह के जो फ़ीस और जुर्माने होते हैं लोगों की, वो निकाल कर और प्रत्यक्ष कर निकाल कर जो पैसा व्यक्ति के पास खर्च करने योग्य जो पैसा बचता है उसको व्यक्तिगत परियोजना आय कहा जाता है। 13th जो एग्रीगेट होता है वो राष्ट्रीय परियोजनाएं है। इसमें वही सकल और शुद्ध ऊपर वाली जो व्यक्तिगत परियोजनाएं है, इसी के सकल और शुद्ध अवधारणाएं हैं। इसमें नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, ग्रोस डिस्पोजेबल इनकम आ जाती है और नेट डिस्पोजेबल इनकम आ जाती है। इसको कैसे निकाला जाता है, वही सकल और शुद्ध की अवधारणा आप जानते हैं। सकल में से घिसावट के मूल्य को घटा दिया जाए तो वो शुद्ध परियोजना आय जो है वो आ जाती है। उसके बाद है ये राष्ट्रीय परियोजना आय के, यही आपके एग्रीगेट्स हैं, यही चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद ये आपको टेबल दी गई है, ये कन्वर्जन्स हैं जो सारे मैंने आपको करवाए थे प्रीवियस वीडियो में, तो आप इसको देख सकते हैं। ये उसकी समरी दी हुई है, तो ये समझने के लिए आपको दी हुई है। इसमें ये जितने भी 13 एग्रीगेट किए थे, इनमें से किसी भी एक एग्रीगेट की 2 नंबर में आपकी डेफिनेशन आ सकती है। पूरा इकट्ठा क्वेश्चन नहीं आएगा, बाकी क्वेश्चन समझने के लिए है, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सारा मैंने आपको समझा दिया है। इसके बाद ये टेबल, ये बॉक्स भी आपका नहीं आएगा, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। अभी जो टॉपिक मैंने आपको करवाया है उसमें से सिर्फ और सिर्फ आपका इम्पोर्टेंट पोर्शन कौन सा है, 3 मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, आय विधि, व्यय विधि और उत्पाद विधि में से कोई भी एक विधि आपको एक्सप्लेन करनी आ सकती है। और उसके साथ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है मेथड्स के साथ, दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है नेशनल इनकम मेजरमेंट में से, वो बनता है कि राष्ट्रीय आय को मापने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं। राष्ट्रीय आय को मापने के लिए क्या क्या कठिनाइयाँ हैं, थ्योरेटिकल होती हैं और प्रैक्टिकल होती हैं। थ्योरेटिकल में कौन सी हैं, जो कॉन्सेप्ट को पढ़ते ही हमें समझ में आती है कि किस प्रकार से वस्तुओं को अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तुओं में बांटा जाए। अक्सर कंफ्यूज रहता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, वही ब्रेड अंतिम वस्तु भी है और वही ब्रेड जो है मध्यवर्ती वस्तु भी है। तो किसी भी वस्तु का अंतिम वस्तु है या मध्यवर्ती वस्तु है, उसका निर्णय केवल और केवल उसके प्रयोग के आधार पर होता है कि उस वस्तु का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। यदि हमारी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए है तो वो अंतिम वस्तु है, और यदि वह उत्पादन प्रक्रिया के बीच में ही है, अभी वो इन द लाइन ऑफ प्रोडक्शन है, तो वो मध्यवर्ती वस्तु है। तो ऐसी स्थिति में अक्सर जो है कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ रहता है कि किसी वस्तु को अंतिम वस्तु माना जाए या मध्यवर्ती वस्तु माना जाए। तो एक बड़ी प्रॉब्लम है इसका क्राइटेरिया सेट करने में। उसके बाद कीमतों में जो परिवर्तन आता है उसकी वजह से राष्ट्रीय आय की गणना जो है इनसिक्योर और अनस्टेबल हो जाती है, क्योंकि आप जानते हैं कीमतों में कीमतें कई प्रकार की होती हैं। एक तो मार्केट प्राइस होता है जो हर घंटे बदलता रहता है, सुबह से शाम तक भी बदल जाता है। एक आपका नॉर्मल प्राइस होता है जो एवरेज प्राइसेस होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जब पूरे साल की हम नेशनल इनकम काउंट करते हैं तो पूरे साल कीमतों में परिवर्तन होता रहता है। तो इसलिए बड़ी समस्या है कि कीमतों में जो बदलाव हो रहा है उसकी वजह से जो जीडीपी का साइज़ है वो घटता बढ़ता रहता है।
और वो जो है एक्चुअल पिक्चर हमें नहीं दे पाता, क्योंकि कई बार जो नेशनल इनकम होती है वो केवल और केवल कीमतों में बढ़ने के कारण बढ़ती हुई दिखाई देती है, जबकि उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होती। इसका हम आगे करेंगे कि क्या वास्तव में जीडीपी में बढ़ना क्या हमारे विकास में, हमारी नेशनल इनकम में बढ़ना वास्तव में बढ़ोतरी होती है। तो वहाँ हम पढ़ेंगे कि जब प्राइस के अंदर वृद्धि होती है तो वो वृद्धि वास्तविक नहीं होती, बल्कि वो सिर्फ मौद्रिक वृद्धि होती है। वास्तविक वृद्धि कब होती है? जब वस्तु और सेवाओं का उत्पादन में वृद्धि होती है। तो रियल और मॉनेटरी नेशनल इनकम में यही डिफरेंस होता है। जब क्योंकि नेशनल इनकम जब हम कैलकुलेट करते हैं तो P इंटू Q करते हैं। तो जब एक साल का हमारा नेशनल इनकम जो है 1 है और दूसरे साल की 2 है, तो N2 ये 2 इनकम 1 से ज़्यादा कब होगी? जब इस Q के अंदर इंक्रीज़ होगा, इस P के अंदर इंक्रीज़ नहीं होगा, या फिर इस Q की तुलना में इस P में इंक्रीज़ कम होगा। यानी कि इसमें 10% है, इसमें 5% इंक्रीज़ है, और इसके इंक्रीज़ को हम नलीफाई कर देते हैं, तो हमारे पास जो जीडीपी आती है वो रियल इनकम होती है। और सीधा सीधा हम कहते हैं भी पहले साल में प्राइस इतना था, क्वांटिटी इतनी थी, दूसरे साल के अंदर प्राइस भी P2 हो गया और मात्रा Q2 हो गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया? ये दूसरे साल की नेशनल इनकम आ गई। तो ये मॉनेटरी इनकम है। लेकिन रियल नेशनल इनकम कब आएगी? जब हम N2 को निकालने के लिए, दूसरे साल की नेशनल इनकम निकालने के लिए पहले साल की ही कीमतों पर Q2 को मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरे साल की उत्पादन मात्रा को मल्टीप्लाई करते हैं, P2 Q2 की बजाय P1 Q2 करते हैं। तो यहाँ पर प्राइस हमने वही रख लिया, केवल उत्पादन मात्रा के अंदर जो परिवर्तन हुआ था उसको बेस ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर जो नेशनल इनकम निकलती है वो रियल नेशनल इनकम निकलती है। लेकिन एक वर्ष के अंदर भी कीमतों में बहुत परिवर्तन होता रहता है, औसत कीमतें निकालना एक बहुत बड़ी समस्या होती है। उसके बाद है प्रतिफल रहित सेवाएं। कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जिनको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जा सकता, जैसे कि एक माँ की अपने बच्चों की सेवा करना, क्योंकि अगर यही सेवा अगर नर्स करती है घर में किसी बीमार व्यक्ति की तो उसको कीमत दी जाती है, उसके उत्पादन को राष्ट्रीय आय का हिस्सा माना जाता है। एक जैसे मैं अपने घर में अपने बच्चे को पढ़ाती हूँ तो मैं उसके लिए कोई फ़ीस नहीं लेती, लेकिन यही काम अगर मैं बाहर करूँ तो ये मेरी प्रोडक्टिव सर्विस है। खासकर महिलाओं की जो उत्पादकता होती है उसको अंडर एस्टिमेट किया जाता है, क्योंकि इन सेवाओं के मूल्य को जोड़ा नहीं जा सकता। उसके बाद है दोहरी गणना। दोहरी गणना बहुत बड़ी समस्या है। वस्तुओं का पता ही नहीं चलता वो अंतिम वस्तुएं हो गई हैं या मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं। कई बार मूल्य जो है कि एक वस्तु का 2 बार काउंट हो जाता है, वो मध्यवर्ती वस्तु के मूल्य भी काउंट हो जाता है और अंतिम वस्तु का मूल्य भी काउंट हो जाता है। तो वो उस मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य 2 बार काउंट हो जाता है, अंतिम वस्तु में भी और खुद मध्यवर्ती वस्तु में भी। तो दोहरी गणना की समस्या, हालांकि हम इसके लिए वैल्यू एडिड मेथड और जो है वैल्यू एडिड मेथड या प्राइस ऑफ फाइनल कमोडिटी गुड्स एंड कमोडिटी का मेथड अडॉप्ट करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये जो है ये समस्या फिर भी कहीं ना कहीं आई जाती है। उसके बाद है विदेशी कंपनियों की आय। कई बार विदेशी कंपनियों के द्वारा काफ़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता है, लेकिन उनके मूल्य को राष्ट्रीय आय में उत्पाद करना थोड़ा सा कम रह जाता है, क्योंकि वो जो प्रॉफिट होते हैं, एमएनसी है, पेप्सी ने इंडिया के अंदर आके अपना प्लांट लगाया और उसने यहाँ लैंड लेबर को तो पेमेंट दे दी, लेकिन जब प्रॉफिट की बारी आई तो ये क्या करेगी, इसकी मदर कंपनी जो अमेरिका के अंदर है वहाँ पर प्रॉफिट भेज देगी। तो इसमें क्या हुआ, नेशनल इनकम काउंट करते हैं तो हम वेजेस, रेंट और साथ में प्रॉफिट को भी ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट क्या हो गया, वो नेशन से बाहर चला गया। तो यहाँ पर इस स्थिति में जीडीपी का सही अनुमान लगा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है बहुत सारे जो दूर दराज के इलाके हैं, हमारे यहाँ ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड 2 सेक्टर इकोनॉमी में प्रिवेल कर रहे हैं। ऑर्गेनाइज्ड वो होता है जिसका डॉक्यूमेंटेशन होता है, अनऑर्गेनाइज्ड वो होता है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। गाँव में, देहात में आर्थिक क्रियाएँ तो वहाँ पर भी चलती रहती हैं, और कई बार शहरों में भी बड़े बड़े
सौदे भी क्या हो जाते हैं, वस्तुओं के बदले में वस्तुओं की अदला बदली कर ली जाती है। तो वहाँ पर उत्पादन क्रिया तो होती है, लेकिन उसके मूल्य को हम कीमतों के रूप में निर्धारित नहीं कर पाते। तो वस्तु विनिमय प्रणाली के कारण उन वस्तुओं के मूल्य का अवलोकन या काउंटिंग जो है जानते हुए भी उसकी एडिशन जो है नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त नहीं हो पाती है। उसके बाद है अविश्वसनीय आंकड़े। अक्सर क्या होता है कि फर्म्स के द्वारा आंकड़े जो होते हैं वो टैक्स के चक्कर में या अन्य कारणों से या इग्नोरेंस की वजह से अक्सर सही आंकड़े अरेंज नहीं कर पाती। उसके बाद है व्यावसायिक वर्गीकरण का अभाव। बहुत सारी एक्टिविटी ऐसी होती हैं जिनको डिफ़ाइन ही नहीं किया जा सकता कि वो प्राइमरी सेक्टर में है, टर्शरी सेक्टर में है या सेकेंडरी सेक्टर में है। ये जो तीनों मेथड हैं, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, असल में इनसे जो नेशनल इनकम कैलकुलेशन होती है, मेज़रमेंट होती है, वो तीनों सेक्टर्स पर लागू नहीं हो सकती। जैसे सर्विस सेक्टर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर क्वांटिटी और उसकी प्राइस तो होती नहीं है। मैं कहूँ कि मैंने आपको 2 किलो पढ़ाई करवा दी और मेरी 1 किलो पढ़ाई का मूल्य 100 रुपये है, तो आप मुझे 2 किलो का 200 रुपये दो। नहीं, मेरी सर्विस का मूल्य इस तरीके से निर्धारित किया ही नहीं जा सकता। तो मेरी जो सर्विस सेक्टर होता है उस सेक्टर की इनकम काउंट करने के लिए हम हमेशा इनकम मेथड फॉलो करते हैं। सेकेंडरी जो सेक्टर होता है, प्राइमरी सेक्टर होता है, इसके लिए अक्सर हम जो है प्रोडक्ट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो कई एक्टिविटी ऐसी होती है जहाँ पर उनका ऑक्यूपेशनल क्वालिफ़िकेशन करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है कि कुछ लोग जो है खेती भी कर रहे हैं और जब खेती बाड़ी में का सीज़न नहीं है तो जब मज़दूरी भी करते हैं, तो वहाँ पर उनकी आय का अनुमान लगा पाना और उनको क्लासीफाई करना कि वो सेकेंडरी सेक्टर में लगे हुए हैं या प्राइमरी में, वो डिमार्केशन कर पाना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद जो सेल्फ़ कंजम्पशन के लिए, जैसे मकान बनाया है, मैं सेल्फ़ कंजम्पशन के लिए इसी में रह रही हूँ, तो इसका रेंट पता लगाना या किसान ने गेहूँ उगाया है उसकी सही कीमत का मूल्य जोड़ पाना, वो क्योंकि अनरिकॉर्ड भी रहता है और उसका मूल्य निर्धारण भी सही ढंग से नहीं हो पाता, तो इसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये ज़्यादातर छोड़ दिया जाता है। उसके बाद है ये आपकी समस्याएं हैं। उसके बाद है मौद्रिक और वास्तविक राष्ट्रीय आय। ये 1-2 नंबर में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि मौद्रिक आय राष्ट्रीय आय क्या होता है, चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय क्या होता है। मौद्रिक और चालू कीमतों पर ये एक ही होता है और दूसरा आपका वास्तविक राष्ट्रीय आय होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, उसी साल का उत्पादन उसी साल की कीमतों पर जब मल्टीप्लाई करके निकाला जाता है तो वो आपका मौद्रिक राष्ट्रीय आय कहलाता है। लेकिन अगर आधार वर्ष जिस साल से हम कंपैरिजन करना चाहते हैं, जैसे मैं अभी आपको ये एग्जांपल दिखा रही हूँ कि 2004-05 के अंदर जो बाज़ार मूल्य आया 5,000 रुपये, इसको एग्जांपल को ध्यान से देखिए। गेहूं का 20 टन उत्पादन हुआ, गेहूं की कीमत 100 रुपये प्रति टन थी। पहले ये वाला देखते हैं, इससे फिर मौद्रिक परिवर्तन और वास्तविक परिवर्तन। पहले मौद्रिक परिवर्तन देखते हैं। मौद्रिक परिवर्तन क्या है, 1 मिनट। मौद्रिक परिवर्तन में क्या है कि 2 साल हमेशा कंपैरिजन के लिए कि आय घटी है बढ़ी है, इसके लिए 2 सालों का डाटा चाहिए होता है। पहले 4-5 के अंदर गेहूं, कपड़ा और चीनी 3 चीज़ों का उत्पादन हुआ। मात्रा 20 टन, 100 मीटर और 5 मीटर। गेहूं की कीमत 100 रुपये प्रति टन, इसकी कीमत 5 प्रति मीटर और इसकी 500 प्रति टन। गेहूं का कुल उत्पादन कितने मूल्य का हुआ, 2000 का, कपड़े का 500 का और चीनी का 2500 का। टोटल आपका कितने मूल्य का उत्पादन हुआ 2004-05 में, 5000 का। अब क्या हुआ, 13-14 के अंदर गेहूं का मूल्य यहाँ पर 100 था, यहाँ पर 100 था, यहाँ पर बढ़कर कितना हो गया, 1000 हो गया। देखो गेहूं की मात्रा उतनी है, यहाँ पर भी 100 मीटर 20, 100 और 5 थी, यहाँ पर भी क्या है 20, 100 और 5 है। मूल्य कितना हो गया, वहाँ पर था 100, 5 और 500 था, यहाँ पर कितना हो गया 1000, 20 और 1600। अब कुल उत्पादन मूल्य कितना बढ़ गया, जीडीपी कितना बढ़ गया, वो 30,000 हो गया। वहाँ पर कितना था 5,000 और यहाँ पर कितना हो गया 30,000। आप तो कहोगे कि जी हमारी इनकम जो है 6 गुना बढ़ गई, 30,000 बटे में 5,000 करोगे तो 6 गुना बढ़ गई, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर जो वृद्धि हुई है
500% की जो वृद्धि हुई है जीडीपी में, वो सिर्फ़ और सिर्फ किसकी वजह से हुई है? सिर्फ कीमतें बढ़ी हैं, उत्पादन तो वहीं की वही है। जबकि जीडीपी में वृद्धि जब मानी जाती है जब जो अवेलेबिलिटी ऑफ गुड, वास्तविक रूप से लोगों का कल्याण जीडीपी के बढ़ने से कब होता है? जब अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, ये जो नंबर ऑफ गुड्स होती हैं, ये वास्तव में बढ़ते हैं, तभी जाकर हम ये मानते हैं कि हमारे लोगों का कल्याण बढ़ रहा है। क्योंकि पहले भी 20 टन गेहूँ हो रहा था, तो इतने ही लोगों को पहले भी खाना मिल रहा था और इतनों को अब मिल रहा है। इनकम बढ़े ही 30,000 हो गई हो, लेकिन आपकी गेहूँ तो 20 ही टन है, वो गेहूँ महंगा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जीडीपी की, ये जो है जीडीपी में वास्तविक वृद्धि नहीं हुई है, ठीक है। तो वास्तविक आय में परिवर्तन कब होगा? जब आपकी, देखिए नीचे वाले एग्जाम्पल में देखिए, मात्रा इतने से बढ़कर 20 से 30 हो गई है, 100 से 200 हो गई है, और चीनी जो है 10 हो गई है, और कीमतों में परिवर्तन वहीं का वहीं है जितना पहले था। जितना 4-5 में था उतना ही 13-14 में है। यहाँ पर कुल मूल्य कितना हुआ? 5,000 का, और यहाँ पर कितना हुआ? 9,000 का। यानी कि 4,000 जो है वो आपकी वास्तव में इनकम बढ़ी है, यानी कि 80% की आपकी जीडीपी बढ़ी है। यानी कि प्राइस आपके पिछले वाले ही लेते हैं। जब पिछले वाले ही प्राइस नई मात्रा के साथ मल्टीप्लाई किए जाते हैं। ये Q0 है, ये P0 है, ये P0 है, ये Q1 है। Q1 मतलब इसी साल की क्वांटिटी, ये पिछले साल की क्वांटिटी थी, बेस ईयर की, इसको 0 से रिप्रेजेंट, ये बेस ईयर का प्राइस था। ये क्या है? करंट ईयर का प्राइस है। सॉरी, करंट ईयर का प्राइस हमने लेने की बजाय हमने प्राइस कौन सा ले लिया? बेस ईयर का ही प्राइस एज इट इज़ उठा लिया। तो यहाँ पर जो ये वृद्धि दिख रही है वो क्या दिख रही है? ये वास्तविक वृद्धि दिख रही है। तो ये आधार वर्ष की कीमतों पर जब वर्तमान किसी वर्ष की राष्ट्रीय आय पता लगाई जाती है तो वो क्या कहलाती है? वास्तविक राष्ट्रीय आय कहलाती है। और असल में इस वास्तविक राष्ट्रीय आय के बढ़ने पर ही लोगों की नेशनल वेलफेयर में, कल्याण में वृद्धि होती है। उसके बाद ये परिवर्तन है जीडीपी अवसफायक, इसकी 2 नंबर में डेफिनेशन आ जाती है कई बार कि जीडीपी डिफ्लेटर से क्या समझ रहे हो? समझते हो? जीडीपी डिफ्लेटर एक टेक्निकल टूल होता है जिसके द्वारा ये जो फुलावट होती है ना जीडीपी में, जो फुलावट है, जो कीमतों के कारण फुलावट है। एक तीसरी सिचुएशन भी तो हो सकती है कि आपकी मात्रा भी बढ़ गई और कीमतें भी बढ़ गई। मात्रा भी बढ़ गई और कीमतें भी बढ़ गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जीडीपी की वैल्यू कुछ और आ गई। उसमें से कुछ वृद्धि तो किसके कारण है? क्वांटिटी बढ़ने के कारण, और कुछ किस वजह से है? कीमत बढ़ने के कारण। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो बढ़ी हुई कीमतों का हिस्सा हटाने के लिए जीडीपी में से क्या कर दिया जाता है? जीडीपी डिफ्लेटर का प्रयोग किया जाता है। और ये जो जीडीपी डिफ्लेटर का प्रयोग किया जाता है, इसका फार्मूला आपका ये है, चालू कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद या चालू कीमतों पर अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य डिवाइडेड बाय स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद। यानी कि वास्तविक जीडीपी और मौद्रिक जीडीपी को डिवाइड कर दिया जाता है और इनटू में 100 कर लिया जाता है। तो ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर कहलाता है। इसके बाद यही चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको रीड करनी है। ये वही जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको बताया गया है। देखो, चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय 200 है और कीमतों का सूचकांक या चालू वर्ष का सूचकांक जीडीपी डिफ्लेटर आपका 200 है। तो 200 गुना में बटे में 200 गुना में 100, तो 2004 की कीमतों पर राष्ट्रीय आय 100 करोड़ रुपए आ जाती है। उसके बाद है चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय तथा स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय का अंतर। ये मैंने सारा आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ये आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है, आप जब क्वेश्चन लिखोगे तो आपको कर सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात आती है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम कैसे निकाली जाती है? जो नेशनल इनकम हमारी आई है, भाई 10 बच्चे थे क्लास में और 100 रुपये थे, तो 10 बच्चों की इनकम तो आई 100 रुपये, सॉरी 200 रुपये कर लीजिए। 10 बच्चे थे और 200 रुपये टोटल उनके इनकम आई, उन्होंने कमाई। अब हर बच्चे के बाटे कितने रुपए आए? 200 बटे में
10 कर देंगे तो हर बच्चे के बाटे कितने रुपए आए? 20 रुपये आए। यानी कि हर बच्चे की कितनी इनकम हुई? 20 रुपये। यही पर कैपिटा इनकम होती है। नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो अवेलेबिलिटी ऑफ इनकम टू द पर पर्सन आती है। ज़रूरी नहीं है सबको इतना मिले, लेकिन औसत रूप से यदि सभी पहले इनकम जनरेशन होता है, उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बंटवारा होता है, एलोकेशन होता है। तो पहला ऑब्जेक्टिव जो मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है, पहले टू अर्न द इनकम, जीडीपी को बढ़ाया जाए, और दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है बंटवारा। तो पहले जब जीडीपी बढ़ेगा तभी तो इसके चांसेस होंगे ना कि पर कैपिटा इनकम इतनी बैठेगी, फिर उसको बंटवारे की तरफ काम शुरू होता है कि भाई जिनके पास ज़्यादा है उनसे टैक्स के रूप में लिया जाए और जिनके पास कम है उनको सब्सिडी और पब्लिक एक्सपेंडिचर के द्वारा दिया जाए। तो फर्स्ट मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है इस जीडीपी को बढ़ाना, और दूसरा क्या होता है, इस पर कैपिटा इनकम को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना। तो पर कैपिटा इनकम कितनी कैसे निकाले जाते हैं? नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉपुलेशन। एक सिंपल एवरेज है जो हम अक्सर करते हैं। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट पोर्शन आता है जो मैंने आपको बताया था कि क्या वास्तव में जीडीपी बढ़ने से कल्याण बढ़ता है। तो ये मैंने आपको बताया था कि जीडीपी बढ़ने से कल्याण होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जीडीपी नेशनल इनकम बढ़ती है तो सबसे पहला बात तो ये आती है, बटेगा तो तब ना जब पहले होगा। तो सबसे पहला है कि पहले आपको चावल बनाने पड़ेंगे, चावल लाने पड़ेंगे, चावलों का स्टॉक इकट्ठा करने का, उसके बाद ही तो आप बांटोगे। जब चावल ही नहीं होंगे तो बंटने की तो बात ही नहीं रही। तो इसीलिए जीडीपी के बढ़ने से कल्याण बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। तो जीडीपी बढ़ने के बाद यदि वितरण सही ढंग से किया जाए तब कल्याण बढ़ेगा, अदरवाइज कल्याण नहीं बढ़ेगा। कल्याण का मतलब है लोगों की वेलबींग। उसके बाद जीडीपी की रचना कैसी है? रचना का मतलब ये है कि जो सामान उत्पादित करके जीडीपी को बढ़ाया गया है, क्या कोई नशीली वस्तुएं या फिर कोई ऐसी चीज़ें बनाकर जीडीपी न बढ़ाया गया हो जिनसे केवल समाज के एक वर्ग को फ़ायदा पहुंचता हो, बाकी इसमें किसी को फ़ायदा, जन कल्याण की वृद्धि को फ़ायदा ना पहुंच रहा हो। तो जैसे अमेरिका है, अमेरिका में जो है अमेरिका का तो नहीं, हम यहाँ पर एग्जांपल ले सकते कि मान लीजिए आपने मादक पदार्थों का या फिर आपने गाड़ियों का उत्पादन करके जीडीपी बढ़ा लिया है, लेकिन उसका फ़ायदा सिर्फ क्या हो रहा है? रिच सेक्शन को हो रहा है, पुअर सेक्शन को उसका कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। तो आपने जीडीपी जो बढ़ाया है वो किस प्रकार से बढ़ाया है, किन वस्तुओं के उत्पादन से बढ़ाया है? आपने ड्रग्स वगैरह का उत्पादन करके जीडीपी बढ़ा लिया है तो आप नहीं कह सकते कि आपका कल्याण बढ़ा है। उसके बाद गैर मौद्रिक विनिमय, जो वस्तु के बदले में वस्तु दिए जाते हैं, इसको बार्टर सिस्टम कहा जाता है। लेकिन ऐसे जो लेन देन होते हैं वो अक्सर विनिमय की प्रणाली से बाहर रहते हैं। इस सीमा तक जीडीपी बिना किसी अनुमान लगाए रह जाता है और इसलिए कल्याण का सूचक नहीं होता। उसके बाद एक्सटर्नलिटीज़ होती हैं। जीडीपी जब आप बढ़ा रहे हो, जैसे आपने फैक्ट्री कारखाने लगा के जीडीपी तो बढ़ा दिया, लेकिन लोगों का स्वास्थ्य गिर गया है उससे, उनके ग्रोथ, उनके जो मेडिकल एक्सपेंसेस थे वो बढ़ गए हैं। तो उनका वो एक तरीके की समाज को की लागत है कि जब आपने जीडीपी या उत्पादन क्रियाओं को किया तो समाज को बाह्य भुगतानों के रूप में, बाह्य लागतों के रूप में सोशल कॉस्ट कहा जाता है। नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ भी इनको कहा जाता है, ऋणात्मक बाह्यताएं कहा जाता है। तो इसके रूप में जो लॉस हो रहा है उसको जीडीपी में कंसीडर नहीं किया जाता। लोगों का कल्याण तो गिर रहा है ना, कि आजकल देख रहे हो पानी की शॉर्टेज हो रही है, पॉल्यूटेड रिवर्स हैं, सॉइल पॉल्यूटेड है, एयर पॉल्यूटेड है, क्योंकि अब आगे आने वाली कंसर्न ही ये है कि जीडीपी बढ़ाने के चक्कर में हमने एनवायरनमेंट को बिल्कुल दूषित कर दिया है। तो इसलिए नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ को माइनस किया जाना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ से पॉजिटिव जीडीपी का मूल्य नीचे आ जाता है। और तो लेकिन जीडीपी में ये कैलकुलेट नहीं की जाती, इसलिए जीडीपी जो है सही रूप से कल्याण की स्थिति को नहीं बताता। उसके बाद है कल्याण के सूचक के रूप में जीडीपी की सीमाएं। ये पूरा का पूरा मैं आपको बता चुकी हूँ, आप इसको एक बार रीड कर लें अपने कंटेंट से।
कि जीडीपी की कैलकुलेशन बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि जीडीपी हमारे यहाँ ब्लैक मार्केटिंग होती है, जिसके कारण ब्लैक मार्केटिंग के कारण क्या होता है, प्राइस बढ़ जाते हैं। गुड्स के जो रजिस्टर्ड प्राइस होता है उससे ज़्यादा कीमतों पर सामान को ख़रीदा और बेचा जाता है, और टैक्सेशन में वो काउंट नहीं हो पाती। तो इस वजह से बाज़ार की नेशनल इनकम का, जीडीपी का सही ढंग से अनुमान नहीं लगाया जाता। उसके बाद जो नॉन मार्केटेबल एक्टिविटी है या जो अनऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है, सेक्टर की एक्टिविटी, उनको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। उसके बाद जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है जीडीपी में चेंज होने का और डिस्ट्रीब्यूशन का, इसकी कैलकुलेशन बहुत मुश्किल है। उसके अलावा बहुत सारी बुराइयां हैं। सीमाओं का महत्वपूर्ण होना, ये आप खुद से कर ले, ये लगभग सारा लिमिटेशंस में आ गया है। तो अब आप क्वेश्चंस की जब हम बात करते हैं, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसमें 2-2 नंबर के क्वेश्चंस का आपको कुछ मिल जाएंगे, जिनके आप एग्रीगेट्स को समझ सकते हैं और उसको पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन जो है, एक तो क्वेश्चन नंबर 1 है, राष्ट्रीय आय की परिभाषा दीजिए और राष्ट्रीय आय को मापने की आने वाली विभिन्न कठिनाइयों की व्याख्या करें। एक आपको कई बार इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है 16 नंबर में, कि आपको ये 2-2 नंबर की डेफिनेशंस आप तैयार करते हो और इनको आपको वो 16 नंबर में इनके बीच में रिलेशन तय करना दे देता है। तो 2-2 नंबर के हिसाब से जब आप इनको तैयार करते हो और फिर इसमें संबंध दे दिया जाता है, बहुत कम आता है क्वेश्चन, लेकिन आप इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते। उसके बाद आपका इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आता है, एक तो ये समावेश और वापसियों का क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। एक ये इसकी कठिनाइयाँ, जो पहला क्वेश्चन है ये। इसके बाद ये जो विधियों वाले क्वेश्चन है ना, इन विधियों वाले क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन आपको आ जाएगा। तो जैसे उत्पाद विधि का पूछ लिया, ठीक है, आय विधि पूछ लिया, ज़्यादातर तो आय और उत्पाद विधि का, और इसमें आने वाली ये तीनों विधियां पूछ ली और इनको मापने में कठिनाई पूछ ली। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका आता है। और क्या सावधानियां बरती जानी चाहिए, ये आपको क्वेश्चंस जो हैं, ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये कई सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, लेकिन इनको आप क्लब करके 3 क्वेश्चन ही बनते हैं। तीनों विधियों का अलग अलग, तीनों विधियों का एक क्वेश्चन, ठीक है, और उनके साथ में अटैच करके क्या कठिनाइयाँ आती हैं और क्या सावधानियाँ बरती जानी चाहिए, ये क्वेश्चंस आपके बनते हैं। 2-2 नंबर के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो 2 नंबर के जितने भी क्वेश्चन है, यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर आ जाते हैं। मध्यवर्ती वस्तुओं का समावेश और वापसियों वाला, दोहरी गणना की समस्या, मूल्य वृद्धि, चक्रीय प्रवाह, ये 2-2 नंबर में क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इन 2 नंबर के क्वेश्चंस को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। डेप्रिसिएशन कॉस्ट क्या होती है, डिफ्लेटर क्या होता है, ये आपको सारी ही, राष्ट्रीय आय और निजी आय में अंतर, मौद्रिक और वास्तविक आय में अंतर, ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या है, ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन कोई भी आपको आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट यूनिट जो है, फर्स्ट यूनिट आधी हो गई है। फर्स्ट यूनिट में से केवल अब आपके 2 टॉपिक रहते हैं, तो 2-2 लेक्चर उनमें से लगेंगे। आपको नेक्स्ट लेक्चर मिलेगा मंडे को, तो मंडे तक आप इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट तैयार कर लीजिए। 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार भी समझना पड़े, आप इसको देख के एक बार याद समझ लें और तैयार कर लें। क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनेंगे इसमें से। ओके गर्ल्स।